हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे भारत के प्राचीन इतिहास की क्लास 43 है और आज हम इस क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का जो प्रशासन है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो मौर्य वंश की राजधानियां हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मौर्य वंश की तीन राजधानियां या तीन प्रांत बताए जाते थे। जैसे मौर्य वंश की राजधानियां सबसे पहले आती है उदीच्य। उदीच्य मतलब उत्तर पथ, और इस प्रांत की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। दूसरा प्रांत आता है अवंती प्रांत, और अवंती प्रांत की जो राजधानी है वो है उज्जैन, जो मध्य प्रदेश में है। फिर आती है कलिंग प्रांत, और कलिंग जो प्रांत है उसकी जो राजधानी है वो है तोसली, जो उड़ीसा में है। और कलिंग प्रांत जब अशोक ने 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया था तो उस समय कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसली थी। चौथी है हमारी दक्षिणापथ प्रांत, और दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी है स्वर्णगिरी, जो कर्नाटक में है। ये राजधानी तब बनी थी जब चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के कहने पर जैन धर्म अपनाया था, और भद्रबाहु के साथ ही दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला स्थान पर, जो कर्नाटक में है, वहां पर संथारा विधि या संलेखना विधि से प्रांत त्याग दिए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये प्रांत राजधानी के तौर पर था। पांचवें आता है प्राच्य या फिर प्राची, और इस प्रांत की राजधानी है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसका आधुनिक नाम है पटना, जो बिहार में है। तो ये हैं मौर्य वंश के 5 प्रांत और उनकी राजधानियां। इसमें से जो 3 प्रांत है, पहला उत्तरपथ, फिर है अवंती प्रांत और फिर है दक्षिणापथ प्रांत। ये 3 प्रांत जो थे ये मौर्य वंश के, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी थे। ये जो अशोक के समय में कलिंग प्रांत और प्राची प्रांत, ये 2 प्रांत जोड़े गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्य प्रशासन का 17 खंड, कि मौर्य प्रशासन में कौन सी इकाई सबसे बड़ी थी और कौन सी इकाई सबसे छोटी थी। सबसे छोटी जो इकाई मानी जाती थी मौर्य साम्राज्य में वो थी ग्राम, और ग्राम का जो प्रधान होता था उसे ग्रामीण कहा जाता था। और ग्राम में ही, मतलब गांव में ही कोई न्याय देना होता था तो वो भी ग्रामीण के द्वारा ही दिया जाता था। ग्रामीण से बड़ी इकाई थी संग्रहण, जो दूसरी इकाई थी। और संग्रहण जो था वो समूह था 10 गांवों का, मतलब जो 10 गांव का एक समूह होता था जिसे संग्रहण कहा जाता था। और इस संग्रहण का जो प्रधान होता था उसे गोमक कहा जाता था। अगली है हमारी तीसरी जो इकाई है वो है खारवेटिक, और खारवेटिक जो इकाई है वो हमारी 200 गांवों के समूह को कहा जाता है। 200 गांव के समूह को खारवेटिक कहा जाता है। खारवेटिक से जो बड़ी इकाई है वो है द्रोणमुख, और द्रोणमुख 400 गांव के समूह को कहा जाता है। फिर है हमारी स्थानीय इकाई, और स्थानीय इकाई हमारी 800 गांव के समूह को स्थानीय इकाई कहा जाता है। स्थानीय इकाई से बड़ी इकाई है हमारी जो है विषय या फिर जिला, और जिला इसका जो अधिकारी होता था, जो प्रधान होता था वो होता था विषयपति या फिर स्थानिक। जिले से जो बड़ी इकाई है वो है मंडल, और मंडल का जो प्रधान होता था उसे प्रादेशिक या फिर प्रदेशता भी कहा जाता था। मंडल से जो बड़ी इकाई है वो है प्रांत या फिर चक्र, और प्रांत या चक्र का जो अधिकारी होता था उसे कुमार या आर्यपुत्र भी कहा जाता था।
और मौर्य वंश में जो सबसे बड़ी इकाई थी उसे केंद्र या राज्य कहते थे, और केंद्र या राज्य का जो प्रधान अधिकारी, जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसे राजा या सम्राट भी कहा जाता था। एक बारी फिर देखिए कि मौर्य प्रशासन में जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम, जिसका अधिकारी था ग्रामीण ग्रामीण और अगर ग्राम में कोई भी न्याय देना होता था तो वो न्याय ग्रामीण के द्वारा ही दिया जाता था। ग्रामीण ग्राम ग्राम से जो बड़ी इकाई है वो है संग्रहण, 10 गांव का समूह होता था। और संग्रहण से भी बड़ी इकाई है खारवेटिक, जो 200 गांव का समूह होता था। और खारवेटिक से भी बड़ी इकाई है द्रोणमुख, जो 400 गांव का समूह होता था। और द्रोणमुख से भी बड़ी इकाई है स्थान्य, जो 800 गांव का समूह होता था। और स्थान्य से भी बड़ी इकाई है जिला, जिसका प्रधान विषयपति या फिर स्थानिक हुआ करता था। और जिले से भी बड़ी इकाई है मंडल, और मंडल से भी बड़ी इकाई है प्रांत, और प्रांत से भी बड़ी इकाई है राज्य। तो ये थे हमारे मौर्य प्रशासन के 17 खंड। कौन कौन से खंड में विभाजित किए गए थे और मौर्य वंश की इकाई कौन सी बड़ी थी और कौन सी छोटी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था, कि मौर्य प्रशासन में कैसी व्यवस्था थी। तो मौर्य प्रशासन में जो शासन व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था का जो जनक माना जाता है वो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। शासन व्यवस्था का जनक चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। और मौर्य समय में जो शासन व्यवस्था थी उसका स्वरूप कैसा था, वो कैसी थी, तो वो थी राजतंत्रात्मक, मतलब राजा सम्राट का राज रहता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्य वंश में शासन व्यवस्था का प्रशासनिक व्यवस्था की अवधारणा कैसी थी, तो वो लोक कल्याणकारी अवधारणा थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रशासन व्यवस्था की जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है। मतलब जो मौर्य वंश की प्रशासन व्यवस्था है उसकी जानकारी हमें 2 बुकों से मिलती है, बहुत ग्रंथों से भी मिलती है, परंतु 2 बुक हमारी महत्वपूर्ण है जिनसे मिलती है। पहली है हमारी अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य के द्वारा रची गई थी। दूसरी है इंडिका, जो एक यूनानी लेखक था मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। तो मौर्य प्रशासन की जो जानकारी मिलती है हमें अर्थशास्त्र और इंडिका के द्वारा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजा की सहायता के लिए कौन कौन होते थे। तो राजा की सहायता के लिए अमात्य, मंत्री, अधिकारी हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो अर्थशास्त्र बुक है जो कौटिल्य ने लिखी थी, उस अर्थशास्त्र बुक में जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे, उच्च अधिकारियों को एक शब्द दिया है जो है तीर्थ। उच्च अधिकारियों को तीर्थ शब्द से बुलाया जाता था। और अर्थशास्त्र में जो ये तीर्थ हैं, ये 18 तीर्थों का विवरण मिलता है अर्थशास्त्र में। और इन 18 तीर्थों को जो अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे, इनको 18 विभाग दिए गए थे। जैसे जो पहला तीर्थ आता है हमारा, जो पहला अधिकारी है, उच्च अधिकारी आता है, वो है हमारा मंत्री या फिर पुरोहित। और मंत्री या पुरोहित को जो विभाग दिया हुआ था या जो पद दिया हुआ था वो था प्रमुख धर्माधिकारी या फिर मंत्री, प्रधानमंत्री हुआ करता था। दूसरा पुरोहित है हमारा समाहर्ता, और समाहर्ता जो तीर्थ था उसको राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी बनाया हुआ था, मतलब राजस्व विभाग इसको दिया हुआ था। तीसरा तीर्थ आता है हमारा सन्निधाता, और सन्निधाता जो तीर्थ था उसको राज्य के कोषाध्यक्ष बनाया गया था, मतलब राज्य के कोषाध्यक्ष विभाग इसको दिया गया था। चौथा तीर्थ आता है हमारा सेनापति, और सेनापति जो था वो युद्ध विभाग का मंत्री हुआ करता था, या सेना का जो सर्वोच्च कमांडर हुआ करता था उसको सेनापति कहते थे।
पांचवा तीर्थ है हमारा युवराज, और युवराज होता था राजा का उत्तराधिकारी, मतलब जो राजा के बाद राजा बनेगा। छठा तीर्थ है हमारा प्रदेष्टा या फिर प्रादेशिक, और प्रदेष्टा या फिर प्रादेशिक जो होता था वो जो फौजदार न्यायालय था, फौजदार न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसको प्रादेशिक कहा जाता था। सातवां आता है हमारा मंत्री परिषदाध्यक्ष, और मंत्री परिषदाध्यक्ष जो तीर्थ होता था उसको मंत्री परिषद का अध्यक्ष कहा जाता था। आठवां तीर्थ आता है हमारा व्यवहारिक, और व्यवहारिक जो तीर्थ था वो दीवानी न्यायालयों का न्यायाधीश हुआ करता था। नौवां तीर्थ है हमारा नायक, और नायक जो होता था वो सेना का संचालन, मतलब सेना का संचालन करता था और नगर रक्षा का अध्यक्ष हुआ करता था। 10वां तीर्थ आता है हमारा अंतर्वशिक, और अंतर्वशिक जो तीर्थ था उसको सम्राट का अंगरक्षक भी कहा जाता था। 11वां तीर्थ आता है हमारा कर्मांतिक, और कर्मांतिक जो तीर्थ होता था उसको उद्योग धंधे व कारखाने का अध्यक्ष बनाया जाता था, मतलब जो उद्योग धंधे थे और कारखाने थे उनका विभाग उसको दिया हुआ था। 12वां तीर्थ आता है हमारा प्रशांता, प्रशास्ता, और प्रशस्ता जो तीर्थ होता था उसको दस्तावेजों को लिपिबद्ध व सुरक्षित करने वाला होता था, मतलब जो मौर्य वंश के दस्तावेज थे उन दस्तावेजों को लिपिबद्ध करता था, मतलब लिखने का काम था, और उनको सुरक्षित करने का जो काम था वो हमारा प्रशासता का होता था। 13वां तीर्थ आता है हमारा दंडपाल, और दंडपाल जो तीर्थ था उसका जो कार्य होता था, उसको जो विभाग दिया हुआ था वो सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला होता था, मतलब सेना का जो सामग्री होती थी सेना की, जो सैनिकों की, उसको वो इकट्ठा किया करता था, उसका प्रबंधन किया करता था। 14वां 14th हमारा जो तीर्थ है वो है हमारा अंतपाल, और अंतपाल तीर्थ जो था उसका जो कार्य था वो था जो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था, मतलब जो और जो क्षेत्र थे और जो राज्य थे उन राज्यों के पास जो दुर्ग थे उनकी रक्षा किया करता था। फिर है हमारा 15वां जो है आठविक, और आठविक जो तीर्थ था वो वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, मतलब वन का जो विभाग था वो उसको दिया हुआ था। 16वां तीर्थ है हमारा दोवारिक, और दोवारिक जो तीर्थ है उसका कार्य है राजमहल का प्रबंधक व देखरेख करने वाला। 17वां तीर्थ है हमारा नागरक, और नागरक का जो कार्य होता था वो नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 18वां व अंतिम तीर्थ है हमारा दुर्गपाल, और दुर्गपाल जो होता था वो देश के भीतरी जो दुर्ग होते थे, जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य के जो भीतर के दुर्ग होते थे मौर्य साम्राज्य में, उन दुर्गों की जो देखभाल या उनकी जो रक्षा करता था उसका वो होता था दुर्गपाल। तो ये थे हमारे जो अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ बताए हैं, वो 18 तीर्थ, और उन तीर्थों को कौन कौन से कार्य दिए हुए थे या कौन कौन से विभाग दिए हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केंद्रीय प्रशासन, और केंद्रीय प्रशासन में जो सबसे पहले होता है जो सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था वो होता था राजा या फिर सम्राट। तो कौटिल्य ने धर्म प्रवर्तक व कानून बनाने वाला कहा है राजा को, कि राजा ही कानून बनाता था और राजा ही धर्म का निर्धारण किया करता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। नेक्स्ट है हमारा आमत्य, और आमत्य को सचिव भी कहते थे, और आमत्य व सचिव को आपदा परीक्षण पास करना होता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनानियों ने इसे, मतलब जो आमत्य व सचिव थे इनको यूनानियों ने सभासद व निर्धारक भी कहा है।
नेक्स्ट है हमारा मंत्रिमंडल, जो राजा की सहायता के लिए बनाया जाता था, और मंत्रिमंडल को भी दो भागों में विभाजित किया हुआ था। पहला भाग था मंत्रिसभा और दूसरा भाग था मंत्रि परिषद व महामात्र व मंत्री। जो पहला भाग है हमारा मंत्रिसभा, तो मंत्रिसभा में 3 या 4 सदस्य होते थे, और इन जो 3-4 सदस्य होते थे इनमें जो जो अधिकारी होते थे वो जैसे प्रधानमंत्री होता था, युवराज होता था, पुरोहित होते थे और सेनापति होते थे। और इन अधिकारियों का जो वेतन होता था वो 48,000 पन होता था। और पन मौर्य वंश में जो चांदी का सिक्का था उसे पन कहा जाता था। मौर्य वंश में 4 प्रकार के चांदी के सिक्के थे, उनमें से ही एक प्रकार का चांदी का सिक्का था पन, जो वेतन के रूप में दिया जाता था। उसके बाद है कि मंत्रिमंडल का जो दूसरा भाग था वो था हमारा मंत्रि परिषद, महामात्र व मंत्री। और इसमें जो सदस्य हुआ करते थे वो 20 से 25 या 30 सदस्य हुआ करते थे। और इन सदस्यों का जो वेतन हुआ करता था वो 12,000 पन वार्षिक हुआ करता था। और मंत्रि परिषद का जो कार्य हुआ करता था वो राजा को सलाह देने के लिए हुआ करता था। और जो प्रांत का राज्यपाल होता था, प्रांत के राज्यपाल को 12,000 पन पर वार्षिक वेतन मिलता था। फिर आता है हमारा मौर्य साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था या सैन्य प्रशासन कैसा था। तो मौर्य प्रशासन में जो मौर्य सेना व्यवस्था थी वो चतुरंज बल पर आधारित थी। मतलब 4 तरीके की सेना थी, जो अश्व सेना थी, जो घुड़सवार थे, फिर थी गज हाथी, मतलब हाथी सवार थे जो हाथी पर बैठकर लड़ाई किया करते थे। फिर है रथ सेना, जो रथों के माध्यम से लड़ाई किया करते थे। फिर है पैदल सैनिक, जो पैदल लड़ाई किया करते थे। उसके बाद आता है कि जो सेना का जो सेनापति होता था, उस सेनापति का जो वेतन था वो था 48,000 पन, और पन एक चांदी का सिक्का था। फिर आता है कि जो यूनानी शासक, यूनानी राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज, जिसने इंडिका किताब लिखी थी। इंडिका में मौर्य सैन्य प्रबंधन को 6 समितियों में विभाजित किया हुआ था। मतलब जो मौर्य वंश के जो सैन्य विभाग था उसको 6 समितियों में विभाजित किया गया था, और एक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। तो टोटल जो 6 समितियों में सदस्य थे वो 30 सदस्य थे। इनमें कुल 30 सदस्य होते थे जिन्हें एस्ट्रोनोमोई या एग्रोनोमोई भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी उसे डाकुओं की सेना भी कहा गया है जस्टिन ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्लूटोक के अनुसार, प्लूटोक जो इतिहासकार था उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे, 800 रथ थे और एक जल सेना थी। ये मौर्य वंश की सेना थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो नायक होता था, जो सेना का संचालक होता था, उसका वेतन था 12,000 पन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो पैदल सैनिक थे, पैदल अश्व जो घोड़ों पर बैठ के लड़ते थे, गज हाथी पर बैठकर रथ सेना अध्यक्ष होते थे, उनका जो वेतन था वो था 8,000 पन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो गुप्तचर होते थे, जो गुप्तचर विभाग थे मौर्य वंश की सेना में, गुप्तचर विभागों को जो इंडिका किताब है जिसे मेगास्थनीज ने लिखा है, इंडिका किताब में
ओवरसियर्स या एपिस्कोपच या ईफर भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गुप्तचरों को स्ट्राबो ने इंस्पेक्टर या निरीक्षक भी कहा गया है। जो आंतरिक अशांति के लिए पुलिस व सक्सीनन काम किया करती थी और पुलिस को अर्थशास्त्र में रक्षिण कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो गुप्तचर विभाग था, मौर्य वंश का जो गुप्तचर विभाग था, उस गुप्तचर विभाग में चतुर महिलाएं व व्यवसाय भी रहा करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो 6 समितियां हैं मौर्य वंश की, जो 6 समितियां हैं जिन्हें सैन्य जो विभाग था उसे जो 6 समितियों में विभाजित किया गया था और टोटल 30 सदस्य थे। उन 6 समितियों के कार्य कौन कौन से थे? पहली समिति जो थी, पहली समिति का जो कार्य था वो था जल सेना की व्यवस्था बनाए रखना। दूसरी समिति का कार्य था यातायात व रसद की व्यवस्था बनाए रखना। तीसरी समिति थी पैदल सैनिकों की देखरेख करना। चौथी समिति थी अश्वरोही सेना की व्यवस्था बनाना। पांचवी समिति का जो कार्य था वो था गज सेना की व्यवस्था बनाए रखना। छठी समिति जो थी वो थी रथ सेना की व्यवस्था बनाए रखना। तो ये थी हमारी जो 6 समितियां थी। 6 समितियों में जो हर एक समिति में 5 सदस्य थे, तो टोटल 30 सदस्य थे। उसके बाद आता है कि जो गुप्तचर विभाग थे, जो हमने अभी पढ़े थे, गुप्तचर विभागों का जो उल्लेख दिया हुआ है वो अर्थशास्त्र किताब में अलग से दिया हुआ है। जैसे गुप्तचरों को अर्थशास्त्र किताब जो एक राजनीतिक किताब थी, चाणक्य के द्वारा जो लिखी गई थी, उसमें गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष भी कहा गया है। और गुप्तचरों को 2 भागों में विभाजित किया हुआ था। पहला था संस्था और दूसरा था संचरण। जो संस्था गुप्तचर थे वो एक ही स्थान पर रहकर कार्य किया करते थे, मतलब एक ही स्थान पर रहते थे और अपना कार्य किया करते थे। उन गुप्तचरों को संस्था गुप्तचर कहा जाता है। दूसरा है संचरा। और संचरा जो गुप्तचर थे वो भ्रमण के द्वारा, मतलब घूमते थे एक स्थान से दूसरे स्थान और अपना कार्य किया करते थे। तो जो भ्रमण के द्वारा जो अपना कार्य किया करते थे, उन गुप्तचरों को संचरा गुप्तचर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मौर्य न्याय व्यवस्था कि मौर्य साम्राज्य में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था थी, किस प्रकार से न्याय दिया जाता था या कौन कौन से दंड थे। मौर्य वंश की जो न्याय व्यवस्था थी वो एक कठोर व्यवस्था थी। और मौर्य वंश में दंड के प्रकार थे मृत्यु दंड, अंगभंग दंड, कारावास दंड और जुर्माना दंड। मतलब मृत्यु दंड भी दिया जाता था, अंगभंग मतलब अंगों को भी काटा जाता था, कारावास जेल में भी डाला जाता था और जुर्माना भी लगाया जाता था। तो ये 4-5 प्रकार के दंड हुआ करते थे मौर्य साम्राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्य काल में जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, जो न्याय दिया करता था या जो सजा सुनाया करता था, वो होता था सम्राट या फिर राजा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे। अर्थशास्त्र में भी 2 प्रकार के न्यायालय बताए गए हैं। पहला है कंटक शोधन न्यायालय। और कंटक शोधन जो न्यायालय था वो फौजदारी मामलों की सुनवाई किया करता था। कंटक शोधन जो न्यायालय था वो फौजदारी न्यायालय था और इस फौजदारी न्यायालय का जो अधिकारी हुआ करता था या जो अध्यक्ष हुआ करता था उसको
प्रदेशता भी कहा करते थे। दूसरे प्रकार का जो न्यायालय था वो था धर्मसत्रय। धर्मसत्रय और धर्मसत्रय एक दीवानी न्यायालय था और इस न्यायालय का जो अध्यक्ष था उसको व्यवहारिक या धर्मसत्र भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कौटिल्य की जो बुक थी अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य के अनुसार दंड 3 प्रकार के होते थे। अर्थदंड थे जो वो 3 प्रकार के होते थे कौटिल्य के अनुसार। पहला था पूर्व साहस दंड। पूर्व साहस दंड, और इसमें जो जुर्माना लगाया जाता था वो 48 से 96 पन जुर्माना लगाया जाता था। मतलब 48 से 46 जो सिक्के थे चांदी के वो जुर्माना लगाए जाते थे। दूसरा है हमारा मध्य साहस दंड, और मध्य साहस दंड में 200 पन से 500 पन जुर्माना लगाया जाता था। तीसरा है हमारा उत्तम साहस दंड, और उत्तम साहस दंड में 500 पन से 1000 पन जुर्माना लगाया जाता था। तो ये थे कौटिल्य के अनुसार अर्थदंड के प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कर चोरी करना। अगर कोई कर चोरी करता था, मतलब जो टैक्स होता है उसकी चोरी किया करता था, या फिर कारीगरों के अंग श्रुति या घोटाला किया करता था, अगर इस प्रकार के दंड किया करता था तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नगर व्यवहारिक या फिर नगर व्यूहालक नगर का न्यायाधीश होता था, जिसे अर्थशास्त्र में पौर व्यवहारिक भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इंडिका जो किताब थी मेगास्थनीज के द्वारा, इंडिका में जो जिलाध्यक्ष हुआ करता था, मतलब जो जिला अधिकारी हुआ करता था, उसको एग्रोनोमोई कहा जाता था और नगर अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो ग्राम सभा थी, ग्राम सभा का जो न्यायिक कार्य करता था, ग्राम सभा में जो न्याय सुनाता था वो गांव का मतलब जो प्रधान होता था ग्रामीण न्यायिक कार्य किया करता था। और जो मौर्य साम्राज्य की जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी वो थी ग्राम के बाद जो थी वो थी संग्रहण, फिर थी द्रोणमुख, फिर थी स्थानीय और फिर था जनपद। मतलब ग्राम सभा के बाद संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय, जनपद न्यायालय हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ग्राम प्रशासन, मौर्य वंश में ग्राम प्रशासन की जो जानकारी मिली है वो सोहगौरा अभिलेख या फिर महास्थान अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मौर्य साम्राज्य में जो चांदी के सिक्के थे वो 4 प्रकार के होते थे। जैसे पहला है हमारा पन, दूसरा है अर्धपन, तीसरा है पाद और चौथा है हमारा अष्टभाग। तो ये थे हमारे 4 प्रकार के चांदी के सिक्के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि तांबे के सिक्के भी 4 प्रकार के हुआ करते थे। पहला है मासक, दूसरा है अर्धमासक, तीसरा है काकनी और चौथा है हमारा अर्ध काकनी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी क्लास 43 जिसमें आज हमने मौर्य साम्राज्य की जो सैन्य व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ा था, और जो समितियां थी, समितियों में जो टोटल 30 सदस्य थे वो करे थे हमने, और किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य में न्याय दिया जाता था और कौन कौन से चांदी व तांबे के सिक्के थे वो किए थे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, हमारी नेक्स्ट वीडियो मौर्य साम्राज्य की लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम मौर्य साम्राज्य के जो हमारे टॉपिक रहते हैं उन्हें करेंगे। थैंक यू।